हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। यहाँ पर आज फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं एक नए टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी क्लास 12th का, जो बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। उसका नाम है ट्रांसफार्मर। क्या नाम है? ट्रांसफार्मर। इसके ऊपर अभी आपके हो सकता है प्रैक्टिकल हो गए हों या प्रैक्टिकल चल रहे होंगे आपके कॉलेज में। तो जो प्रैक्टिकल में बहुत से बच्चे इसका मॉडल भी बनाकर लेकर जाते हैं। किसका? ट्रांसफार्मर का। चार्ट पेपर पर भी बनाकर ले जाएंगे। तो आज हम वो सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर देखेंगे जो एग्जामिनर प्रैक्टिकल के टाइम पर हमसे पूछता है कि ट्रांसफार्मर में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जिससे कि आप अपने प्रैक्टिकल का वाइवा भी अच्छे से कर पाओगे। और 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4-5 का, उसमें भी आप बहुत अच्छा लिख पाओगे। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का रेखाचित्र बनाइए। ट्रांसफार्मर का क्या बनाना है? रेखाचित्र, और इसके सिद्धांत समझाइए। दूसरा कैसे पूछा जा सकता है? ट्रांसफार्मर की रचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, दो तरह के ट्रांसफार्मर हैं, ऊंचाई और अपचाई, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, तो इस तरह से आप देखोगे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रांसफार्मर के सिद्धांत की। ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। देखिए, जो ट्रांसफार्मर होता है सबसे पहले क्या काम करता है, सभी को आज गलतफहमी होती है कि ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, जो धारा है उसको घटा या बढ़ा सकता है। नहीं, ट्रांसफार्मर ये काम नहीं करता। जो आपका एसी वोल्टेज होगा उसको कम या ज़्यादा करता है। किसको? वोल्टेज को। अगर आप पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वाइवा में कि ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर कभी भी करंट को कम या ज़्यादा नहीं करता। वो किसको करता है? वोल्टेज को। किसको करता है? वोल्टेज को। तो याद रखना है आपको, वोल्टेज को करता है। तो हम देखेंगे इसका सिद्धांत क्या है। सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर है वो किस पर आधारित है? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किसके? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। कौन? ट्रांसफार्मर सिद्धांत पर आधारित होता है। अब ये अन्योन्य प्रेरण क्या है ये भी तो समझना होगा हमें। ये क्या भला है अन्योन्य प्रेरण? तो देखिए, हमने दो तरह के प्रेरण पढ़े थे, एक स्व प्रेरण और एक क्या? अन्योन्य प्रेरण। स्व प्रेरण में क्या होता था, जैसे आप किसी कुंडली में परिवर्ती धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके विपरीत एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा उसी कुंडली के अंदर। इस घटना को बोलते हैं हम स्व प्रेरण। स्व का मतलब अपने अंदर ही प्रेरित हो गया। और जबकि अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडली होती है। कितनी कुंडली होती है? दो कोयल होगी आपके पास। अगर आप एक के फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे, ध्यान से सुनिए, अगर आप दो कुंडली हैं मान लीजिए, अगर आप एक के फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे इसमें, तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण इसमें प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाएगी। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं हम? अन्योन्य प्रेरण। क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरण। तो अन्योन्य प्रेरण दो कुंडलियों से संबंधित है, स्व प्रेरण एक कुंडली से संबंधित है। ठीक है। तो क्या सिद्धांत होता है ये हमने देखा कि जो कुंडली ट्रांसफार्मर है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। अब लिखेंगे ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जिसके द्वारा एसी वोल्टेज में परिवर्तन किया जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे एग्जामिनर कि जो ट्रांसफार्मर है उससे क्या चीज़ चेंज हो सकती है। तो आप बोलोगे एसी वोल्टेज या ईएमएफ। आप धारा नहीं बोलेंगे। अगर आपने धारा बोला तो आपका गलत हो जाएगा। किस में चेंज करता है वो? वोल्टेज में। किस में चेंज करता है? वोल्टेज में। अब इसकी संरचना कैसी होती है, संरचना देखते हैं। ट्रांसफार्मर की संरचना देखिए,
क्या होता है, देखिए इसकी संरचना में क्या करते हैं, सबसे पहले हम यूज करते हैं नर्म लोहे का। किसका यूज करते हैं, नर्म लोहे का। एक हार्ड होता है और एक नर्म होता है, तो कौन सा यूज करते हैं, नर्म लोहा। तो जो नर्म लोहे है उसकी पत्तियों को, नर्म लोहे की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी बताऊंगा क्या है इसका आंसर, क्या पूछा जाता है। जो नर्म लोहे की पत्तियां होगी उन पत्तियों को एक के ऊपर एक रखा जाएगा, पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर, एक के ऊपर एक रखकर आयताकार, आप देख रहे हैं यहाँ पर कैसा है ये, आयताकार, आयताकार या फिर गोलाकार भी कर देते हैं, आयताकार या फिर गोलाकार। लैमिनेटेड कोड यानी कि इसको बोलते हैं पटलित क्रोड। क्या है, पटलित क्रोड पर तार लेंगे तांबे का, तांबे के तार की अलग अलग दो कुंडलियां लपेटी जाएंगी, अलग अलग दो कुंडलियां, दो कुंडलियां क्या की जाती हैं, लपेटी जाती हैं, दो कुंडलियां लपेटी जाती हैं। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से भंवर धाराएं नहीं बनती। जो भंवर धारा है उसके कारण ऊर्जा का ह्रास भी कम होता है, के कारण जो एनर्जी लॉस है, ऊर्जा ह्रास है, एनर्जी लॉस क्या होता है, वो कम होता है, कम होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हम जो तांबे की पत्ती उसमें यूज करते हैं, तांबे की पत्ती, वो एक साथ क्यों नहीं करते, अलग अलग क्यों करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, भंवर धारा के कारण जो एनर्जी लॉस होता है वो क्या होता है, कम। एक क्वेश्चन ये होता है आपका वाइवा में। भंवर धारा के कारण क्या हो सकता है कि जो ये धातु है ये टुकड़ा गर्म होकर पिघल भी सकता है, तो इसको बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पटलित क्रोड। क्या यूज करते हैं, पटलित क्रोड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नर्म लोहा है, उसकी पत्तियों को क्या किया हमने, नर्म लोहे की जो पत्तियां हैं उसको एक के ऊपर एक रखा और कौन से तार लगा दिए इसमें, तांबे के। यहाँ देखिए कौन से तार हैं, तांबे के। और इस तरह से दो कुंडली आपकी बन जाएगी। कितनी कुंडली बन जाएगी, दो। पहली कुंडली जो एसी मेंस से जुड़ी होगी, जहाँ से पावर सप्लाई आ रही होगी उस ट्रांसफार्मर को, उसको बोलते हैं प्राथमिक कोयल या प्राथमिक कुंडली। क्या बोलते हैं, प्राथमिक कुंडली यानी कि प्राइमरी कोयल। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कोयल। और जहाँ से सप्लाई होगी आपके घरों में उसको बोलते हैं द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली या फिर क्या, सेकेंडरी कोयल, सेकेंडरी कोयल। तो इस तरह से ये इसकी संरचना होती है। अब देखते हैं कि कैसे कैसे ये काम करता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर सबसे पहले प्रकार पढ़ लेते हैं इसके। क्या प्रकार, तो जो हमारे पास ट्रांसफार्मर होंगे वो दो प्रकार के होंगे। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और दूसरा होगा अपचाई ट्रांसफार्मर। शायद हिंदी के नाम से आपको ज़्यादा स्पष्ट ना हो, इंग्लिश से हो जाएगा, अपचाई ट्रांसफार्मर। याद कैसे रखा जाएगा, देखिए ऊंचाई को लिखते हैं यानी कि हाई कर दे, जो स्टेप क्या कर दे, अप कर दे, अप का मतलब ऊपर, ट्रांसफार्मर। अप का मतलब क्या है, ऊपर। और इसका मीनिंग होता है स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये क्या कर देता है, डाउन कर देता है। किसको डाउन करता है, एसी करंट को, एसी वोल्टेज को, एसी करंट को। तो ये क्या काम करता है, एसी करंट को नहीं, सॉरी, एसी वोल्टेज को, एसी वोल्टेज को क्या कर देता है, हाई। लो एसी वोल्टेज को क्या कर देता है, हाई करता है। और ये क्या काम करता है, हाई एसी वोल्टेज को क्या करता है, लो करता है, लो करता है।
तो स्टेप अप क्या करता है, अप का मतलब ऊपर, स्टेप अप मतलब इसको क्या कर देगा, हाई कर देगा वोल्टेज को, और दूसरा क्या करेगा, इसको स्टेप डाउन यानी कि इसको डाउन कर देगा। दूसरा क्या होगा, देखिए डायग्राम समझिए इसका क्या होता है। अगर आप दो कुंडली ले, अभी आपने देखा दो कुंडली होती है, एक प्राइमरी और एक कैसी, सेकेंडरी। स्टेप अप है तो दोनों में क्या अंतर होता है, ये प्राथमिक प्राइमरी कोयल और ये कैसी है, सेकेंडरी कोयल। तो इसमें कुंड फेरों की संख्या N1, इसमें फेरों की संख्या N2। तो आप देखेंगे जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, क्या होता है, स्टेप अप, उसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है प्राथमिक कुंडली से। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि स्टेप अप और स्टेप डाउन यानी कि ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या अंतर होता है। तो जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा उसमें जो द्वितीयक कुंडली है उसमें फेरों की संख्या ज़्यादा होगी, किसकी तुलना में, पहले वाले के, किसकी तुलना में, पहले वाले के। यहीं अगर बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं किसकी, स्टेप डाउन यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर की, तो इसके द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होगी और प्राथमिक में फेरों की संख्या क्या होगी, कम, क्या होगी, कम। ये N1 और ये N2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि N1 ज़्यादा होगा N2 से। समझिए सिंपल क्या मीनिंग होता है। देखिए ऐसे मानिए मान लीजिए क्या करना है कि आपको वोल्टेज को हाई करना है, वोल्टेज को क्या करना है, यहाँ पर हाई करना है। वोल्टेज कहाँ से मिलेगा, घरों में, यहाँ से, ये तो एसी सोर्स से जुड़ा होता है, मेंस जो सप्लाई ट्रांसफार्मर को आती है वो यहाँ से जुड़ा है एसी मेंस से, लेकिन जो घरों में जाता है वायर वो यहाँ से जाता है, यहाँ से। तो इसको क्या करना है, हाई करना है। वोल्टेज यहाँ आया मान लीजिए 100 वोल्ट, कितना आया, 100 वोल्ट। इसको 220 वोल्ट बनाना है, ज़्यादा बनाना है। तो इसमें फेरों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। यहाँ पर 220 वोल्ट आया, इसको 100 वोल्ट बनाना है, तो यहाँ पर फेरों की संख्या कम में ही काम चल जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसकी द्वितीय कुंडली में N2 ज़्यादा होगा N1 से और इसमें N1 ज़्यादा होगा N2 से। दोनों में ये अंतर होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में। ठीक है, ट्रांसफार्मर मैंने आपको बताया क्या करता है, ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को कन्वर्ट करता है, या तो हाई कर देगा उसको या फिर क्या कर देगा, लो कर देगा, हाई या लो। ठीक है, चलिए वो अब देखते हैं इसकी कार्यविधि किस तरह से कार्य करता है हमारे पास ट्रांसफार्मर। कार्य विधि, वर्किंग कैसे करता है। देखिए अभी हमने इसकी संरचना देखी थी ऊपर, संरचना कहाँ है, ये रही। इस संरचना में देखिए कि यह देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है ऊंचाई ट्रांसफार्मर और ये अपचाई। ऊंचाई में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। आप देखिए कि क्या होता है, इसमें नर्म लोहे का यूज किया जाता है और उसकी पत्तियों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। ये दिख रही है आपको, एक के ऊपर क्या रखा जाता है, एक रखा जाता है। अब क्या होगा, इसमें तांबे के तार को दो कुंडलियाँ बनाई जाएंगी, एक ये कुंडली तांबे के तार की, एक ये। जो एसी मेंस से जुड़ी होगी कुंडली उसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली या प्राइमरी कोयल, और जो द्वितीय कुंडली जो किससे जुड़ी होगी, जहाँ से पावर सप्लाई होनी है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी कोयल। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कोयल। आपने देखा होगा जो ट्रांसफार्मर होता है घर का जो रखा होता है मोहल्ले में, उस ट्रांसफार्मर में दो लाइन जाती है, एक को सप्लाई देता है ऊपर से वो एसी मेंस होता है, और एक हमारे घर को सप्लाई देता है वो सेकेंडरी कोयल होती है, द्वितीयक कुंडली। ठीक है, अब कैसे वर्क करता है, इसकी वर्किंग क्या है ये हम देखेंगे। तो क्या होगा कि आप जैसे ही एसी विभव को, किसको, एसी ईएमएफ या एसी वोल्टेज को किस पर आपतित करेंगे, प्राइमरी कोयल पर। इसको रफ कर देता हूँ। जैसे ही आप एसी वोल्टेज को किस पर अप्लाइड करेंगे, प्राइमरी कोयल पर। किस पे अप्लाइड होगा, प्राथमिक कुंडली पर। तो प्राथमिक कुंडली में एसी धारा बहने लगेगी, एसी धारा, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। अब आपको पता है प्रत्यावर्ती धारा अपने हर एक चक्र में अपनी दिशा के मान को क्या करती है, परिवर्तित। एक बार पॉजिटिव होती है, एक बार नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरह से लगातार क्या होगा कि इसमें जो धारा है, धारा की दिशा क्या होती चली जाएगी, परिवर्तित होगी। क्या होगी, परिवर्तित। इसी के कारण
एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न हो जाएगा? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस जो आप देखोगे इससे कनेक्ट है कौन सी कुंडली? प्राइमरी। ये कुंडली भी इससे कनेक्ट है, इसकी कोर से कनेक्ट है। तो इससे क्या होगा? इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फाई में क्या होगा? परिवर्तन। और फाई में जब परिवर्तन होगा तो इसी के कारण इसमें ईएमएफ बन जाएगा, विद्युत वाहक बल। ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा और इस ईएमएफ के कारण ही उस पर आप देखोगे वोल्टेज बन जाएगा। ईएमएफ बोल सकते हो, वोल्टेज बोल सकते हो। तो आप देखोगे कि जो वोल्टेज आप यहाँ पर दोगे एसी वोल्टेज, वो और यहाँ पर जो दोगे उन दोनों में अंतर हो सकता है। वो किस पर डिपेंड करता है? इन फेरों की संख्या पर, फेरों की संख्या पर। अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज प्राप्त करना है तो फेरों की संख्या ज़्यादा बनानी होगी, कम करना है तो कम बनानी होगी। ठीक है, अब देखते हैं इसका ट्रांसफार्मर रेशो कैसे निकलता है। देखिए, माना आप लिखोगे, माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 तथा द्वितीयक कुंडली में N2 है। क्या है? N2 फेरों की संख्या कितनी है? N2। तब प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्या फॉर्मूला होता है विद्युत वाहक बल का? E बराबर -N d∅/dt, यही तो होता है। तो E बराबर -N d∅/dt, इसको आप E1 मान लीजिए, N1 d∅/dt। और द्वितीयक में कितनी आएगी? द्वितीयक सेकेंडरी कोयल में E2 कितना आएगा? E2 बराबर -N2 d∅/dt, जहाँ d∅ क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से दोनों को डिवाइड कीजिए, E2/E1 क्या आएगा? -N2 d∅/dt बटे -N1 d∅/dt। माइनस से माइनस कट गया, इससे कट गया। तो यहाँ देखोगे आप E2/E1 किसके बराबर आ गया? N2/N1। और इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशो। क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर रेशो, परिनमन नियतांक। जहाँ R एक नियतांक है जिसको क्या बोलते हैं? परिनमन नियतांक, परिनमन अनुपात। ठीक है, परिनमन अनुपात ट्रांसफार्मर रेशो, क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। अब आइडियल कंडीशन ले, आदर्श स्थिति में हम ऐसा मानकर चलते हैं आदर्श स्थिति में कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। लेकिन आप देखोगे, अभी पढ़ेंगे कि एनर्जी का लॉस ट्रांसफार्मर में कैसे कैसे होता है। तो आदर्श स्थिति मानकर चल रहे हैं तो क्या होगा? जो आउटपुट पावर होगी वो इनपुट पावर के इक्वल होगी। मतलब जो निर्गत शक्ति है, इसका मतलब क्या है? जो निर्गत शक्ति है वो अप्लाइड शक्ति के बराबर होगी। तो शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर VI। आउटपुट की बात कर रहे हैं तो V2I2 किसके बराबर होगा? V1I1। क्यों? क्योंकि P का फॉर्मूला क्या होता है? VI। P बराबर VI। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर वैल्यू रखिए, क्या? V2/V1 निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? I1/I2, समीकरण नंबर 3। तो आप देखेंगे इस वाली समीकरण से, इससे देखिए क्या होगा।
ये आपको रिमेंबर रखनी है। E2/E1, या आप E क्या है, EMF, या आप कह सकते हो वोल्टेज 1 बराबर किसके होगा, N2/N1, लेकिन I में रेशो उल्टा होगा, I1/I2 कहाँ है, ये रहा, बराबर किसके होगा, R के। किसके होगा, R। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, हर बार पूछा जाता है इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या याद रखना है, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्या याद रखना है। देखिए, आपको याद रखना है कि जो द्वितीयक कुंडली होगी, सेकेंडरी कोयल, उसमें जो फेरों की संख्या है और प्राथमिक में फेरों की संख्या है, इन दोनों का अनुपात बराबर होगा किसके, द्वितीय कुंडली में वोल्टेज और प्राथमिक कुंडली के वोल्टेज के अनुपात के बराबर होगा। आप कह सकते हैं EMF, इसी तरह से। लेकिन धारा में ऊपर यहाँ सेकेंडरी है, यहाँ प्राइमरी है, यहाँ प्राइमरी होगा, यहाँ सेकेंडरी होगा, बराबर किसके होगा, R के। बराबर किसके होगा, R के। R क्या है, परिनमन अनुपात। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक आप इसमें लास्ट टॉपिक इसका पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि। ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा की हानि होती है वो क्या है, किस किस के कारण होती है ऊर्जा हानि। एनर्जी लॉस इन ए ट्रांसफार्मर। तो एनर्जी लॉस बताना है कैसे कैसे होती है ट्रांसफार्मर में, किस किस के कारण होती है। तो सबसे पहले जो एनर्जी का लॉस होगा वो किसके कारण होगा, वो होगा तांबे। हमने अभी आपको ऊपर देखा था, तांबे का यूज किया था, तो तांबे की हानि, लॉस ऑफ कॉपर। देखिए कहाँ है तांबे की, ऊपर चलते हैं, देखिए एक बार, यहाँ किसकी तार किसके लिए हैं, तांबे के। किसके लिए हैं, तांबे के। तो क्या होगा, देखिए समझिए, पहली हानि क्या है, तांबे की हानि। तो हमने देखा है कि प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में हमने कौन से तार यूज किए हैं, कॉपर के। प्राइमरी कोयल और सेकेंडरी कोयल में किसके यूज किए हैं, तांबे के तार। तांबे के तार। तो क्या होता है इससे कि जब इसमें आप धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित करने पर जो तांबा है, धातु है, ये गर्म होगा। क्या होगा, गर्म होगा। और गर्म होने के बाद कुछ ऊष्मा प्रवाहित होगी, कुछ ऊष्मा उसमें से निकलेगी, तो कुछ लॉस हो जाएगा हीट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में हो जाएगा, हीट की फॉर्म में। ठीक है। अब क्या काम करते हैं कि आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर क्या तेल वगैरह भरा जाता है या ठंडी वायु भरी जाती है। तो क्या देखोगे, जैसे ही तांबे के तार में धारा प्रवाहित होगी तो ऊष्मा निकलेगी। धारा प्रवाहित होने पर क्या निकलेगी, ऊष्मा। जब ऊष्मा निकलेगी तो ये तांबे का तार गर्म होगा, गर्म होकर पिघल ना जाए ज़्यादा, इतना ज़्यादा गर्म ना हो जाए, तो फिर इसके चारों ओर क्या कर दिया जाता है, या तो पानी भर दिया जाता है इसमें, सॉरी पानी नहीं, या तो इसमें क्या भर दिया जाएगा, ठंडी वायु। पानी से तो करंट लग जाएगा, क्या भर देंगे, या तो ठंडी वायु, या इसके अंदर क्या भर देते हैं, तेल। क्या भर देते हैं, तेल। तो पहला ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस कहाँ होती है, तांबे में। तांबे के जो तार बनाए जाते हैं, जो कुंडली बनाई जाती है, उसमें ऊष्मा के रूप में चला जाती है कुछ हानि। ठीक है। तो इससे बचने के लिए मैंने आपको बताया क्या करते हैं, तांबे के तार खराब ना हो तो उसके चारों ओर ठंडी वायु या तेल भर देंगे। दूसरा होता है भंवर धारा के कारण। भंवर धाराएं क्या होती है, भंवर धाराओं में हानि। भंवर धाराएं क्या होती हैं कि जब भी किसी धातु के टुकड़े को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा जो परिवर्ती हो, जहाँ चेंज हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र, तो वो धातु का टुकड़ा इतना गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद वो पिघल भी सकता है। तो इसको बोलते हैं भंवर धारा। और ये धारा जल में उत्पन्न गोल चक्करदार जो धाराएं होती हैं उसके समान होती हैं, इसलिए वर्ड आता है भंवर धाराएं। तो क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर में लोहे का यूज किया है, उसकी लोहे की जो कोर है, क्या है, कोर, तो क्या होगा, तो कुछ ऊर्जा में हानि जो होगी यहाँ पर, वो उन भंवर धाराओं में भी यूज हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस भंवर धाराओं से बचने के लिए जो क्रोड है उसको क्या कर देते हैं, लैमिनेटेड कोर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, लैमिनेटेड
कोर का, एक के ऊपर एक रखकर बनाएंगे लैमिनेटेड कोड या पटलित क्रोड। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होती है। देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए ये जो कोर है यूज की हुई है कैसी, लैमिनेटेड। लैमिनेटेड कोर का मतलब क्या है समझिए। ये देखिए यहाँ देखिए ये तांबे की पत्ती है, इसको एक साथ एक बड़ी ना बनाकर पूरी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बनाया हुआ है। एक ये पत्ती, एक ये पत्ती, एक ये पत्ती, इस तरह से पत्ती बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? अगर हमने ऐसा नहीं बनाया तो इसमें इतनी ज़्यादा भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएगी कि ये पिघल सकता है। यहाँ देखिए यहाँ भी दिखाया हुआ है, ये आपने देखा होगा इस तरह से, ठीक है। तो कैसी बनाई जाती है? लैमिनेटेड। तो भंवर धाराओं के कारण भी कुछ हानि होती है। मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे ट्रांसफार्मर में बिजली आई, वोल्टेज आया, वोल्टेज आने पर क्या हुआ कि लॉस कहाँ का होता है। तो पहला लॉस हमने देखा, जो पत्तियां हैं कॉपर की बनी हुई हैं वो भी लॉस करती हैं। दूसरा जो कोर है उनमें भंवर धाराएं, एडी करंट उत्पन्न हो जाती हैं, इसके कारण भी लॉस होता है। और तीसरा जो लॉस होता है वो होता है शैथिल्य स्ट्रेसिस हानि। शैथिल्य हानि ये क्या होता है? तो क्या होता है इसमें कि जब प्रत्यावर्ती धारा का चक्र चलता है, एक पॉजिटिव और एक ऐसा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमको पता है। तो इनके चक्र में जो लोहे की कोर है, जो आयरन की कोर है, उसको बार बार आयरन कोर, उसको बार बार क्या किया जाता है? चुंबकित किया जाता है, फिर भी चुंबकित कर दिया जाता है, एक बार मैग्नेटाइज एक बार डीमैग्नेटाइज। तो ऐसा करने से क्या होता है कि कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है हीट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। तो इसको दूर करने के लिए क्या काम करते हैं? इसका क्षेत्रफल, इसको पहली बात तो ये है जो कोर है उसको मिश्र धातु का बनाते हैं। किसका बनाते हैं? मिश्र धातु का। और शैथिल्य लूप जो बनता है उसका क्षेत्रफल अधिक नहीं करते, कम ही करते हैं, ठीक है। तो तीन चीज़ है, ऊष्मा की हानि कहाँ कहाँ होती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन बताता हूँ कि आपके वाइवा में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जो ट्रांसफार्मर है उसका सिद्धांत बताइए। तो आपको बताना होगा कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य सिद्धांत पर आधारित होता है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि अन्योन्य प्रेरण क्या है। तो अन्योन्य प्रेरण क्या होगा कि जब दो कुंडली को पास रखकर एक कुंडली में क्या किया जाता है? परिवर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, तो दूसरी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को बोलते हैं हम अन्योन्य प्रेरण। क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरण। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है ट्रांसफार्मर क्या काम करता है। तो आपको बताना होगा ट्रांसफार्मर सर एसी वोल्टेज में परिवर्तन करता है, मतलब लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल देता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल देता है। आपने धारा नहीं बोलनी, करंट नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? एसी वोल्टेज। दूसरा वो पूछेंगे कि पत्तियों को, जो नर्म लोहे की पत्ती है, तीसरा क्वेश्चन है कि जो नर्म लोहे की पत्ती है उसको एक साथ न जोड़कर टुकड़ों में क्यों जोड़ा जाता है। उसका कारण ये होता है कि हमें भंवर धाराएं को क्या करना होता है? कम करना होता है। वो पूछेंगे भंवर धाराओं को कम क्यों किया जाता है। अगर हमने नहीं किया तो ये जो लोहा है, धातु है, इस धातु को गला सकती है कौन? भंवर धाराएं। फिर कौन से तार का यूज करते हैं? कॉपर। कौन सा तार लपेटते हैं इसमें? कॉपर। क्या कॉपर में एनर्जी लॉस होती है? होती है। कॉपर के तार भी गर्म होता है, तो उसके बचने के लिए उसमें क्या रखा जाता है? उसके चारों ओर तेल भर दिया जाता है या ठंडी वायु, ठीक है। तो ये आपसे पूछेंगे। फिर पूछ सकते हैं कितने प्रकार के होते हैं ट्रांसफार्मर। तो आपको बताना होगा ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन, ऊंचाई और अपचाई। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होगा? द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होगी, किसके कंपेयर में? प्राइमरी के। और इसमें प्राइमरी में ज़्यादा होगी, किसके कंपेयर में? सेकेंडरी के। दूसरा, ये जो ऊंचाई होता है, ऊंचाई का मतलब उच्च, यानी कि स्टेप अप, ये लो वोल्टेज को क्या कर देता है? हाई। और ये हाई वोल्टेज को क्या कर देता है? लो, ठीक है। फिर इसकी कार्यविधि पूछ सकते हैं। कार्यविधि मैंने आपको बता दी, कहाँ? ये ऊपर समझाई थी अभी, कि जैसे ही आप इसमें एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, मान लीजिए कुछ एसी वोल्टेज आपने अप्लाई किया, ऊपर से एसी मेन से कुछ एसी वोल्टेज आया। एसी वोल्टेज आने पर क्या होगा कि एसी धारा बनेगी,
प्रत्यवर्ती धारा, इस प्रत्यवर्ती धारा के कारण, प्रत्यवर्ती धारा हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव समय के साथ परिवर्तित होती है परिमाण इसका, तो इसके कारण परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा, जो फाई है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या प्रेरित हो जाएगा, विद्युत वाहक बल, जिसके कारण वोल्टेज मिलेगा हमें। ठीक है, ये आपको इसकी कार्यविधि बतानी होगी। फिर आपको ये भी बताना होगा, ये भी पूछ सकते हैं ट्रांसफार्मर रेशो क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर रेशो ये मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला होता है। आप बोल सकते हैं कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर रेशो। या बोल सकते हैं द्वितीय कुंडली में वोल्टेज और प्राथमिक कुंडली के वोल्टेज के अनुपात को, या बोल सकते हैं प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा और द्वितीय कुंडली में बहने वाली धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर रेशो। ठीक है, तो इस तरह से ऊर्जा हानि पूछ सकते हैं किस किस में होती हैं, तांबे की जो पत्ती होती है उसमें ऊर्जा हानि होती है, भंवर धाराओं में हानि होती है, और शैथिल्य हानि। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। चलिए, धन्यवाद।